हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ नीलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक 1 है आप लोगों की, उसका फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप, उसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हर तरह का क्वेश्चन होगा, लाइक आपका मैच द फॉलोइंग हो या फिर आपका एमसीक्यू, तो आइडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आप लोगों ने सैम्पल पेपर जरूर देखा होगा, आपके हर तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज नई मैंने लॉन्च करी है। आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला ऑप्शन, ज्योग्राफी इज द मदर डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बी, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ज्योग्राफी इज एम्पिरिकल, प्रैक्टिकल एंड इंटीग्रेटिव। सी, डाइकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज वेरी वैलिड। या डी, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और ध्यान रखिएगा, डाइकोटमी इसलिए वैलिड नहीं है कि हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग देखें, क्योंकि नेचर और ह्यूमंस, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी में भी स्टडी अबाउट नेचर, लाइक आपके लैंड फॉर्म्स हो, माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, ये सब नेचुरल चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स, और अपने अपने बुक में जितने भी चैप्टर्स देखें ह्यूमन डेवलपमेंट हो। और ये इसलिए वैलिड नहीं है कि हम इनको अलग अलग देखें, बिकॉज ह्यूमन एंड नेचर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, वी कांट सेपरेट देम, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते बिकॉज हम नेचर में ही रह रहे हैं, हम नेचर के रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वी इंटरेक्ट विद द नेचर। सो इट्स नॉट वेरी वैलिड, बिकॉज इट्स नॉट वैलिड आई मीन, बिकॉज ह्यूमंस एंड नेचर आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली, साथ साथ देखा जाना चाहिए उन्हें। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेसिस इज द कीवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ पिच जोग्राफर। तो सिंथेसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप दो सेपरेट आइडियाज और बिलीव्स को आप साथ में कंबाइन करके देखें। सो दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। और इस ये कीवर्ड किसकी डेफिनेशन में था? योर ऑप्शंस आर ए सैंपल, एलन सी सैंपल इनका पूरा नाम है, बी रैडजिल, सी पॉल विडाल डी लाब्लाश, या डी ग्रिफिथ टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रैडजिल। और ध्यान रखिएगा, इनकी डेफिनेशन थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, जिसका मतलब ये होता है अगेन वही कि ह्यूमन सोसाइटीज हैं और जो अर्थ है हमारा, हमें उसके उसको जो रिलेशनशिप है उसे साथ में कंबाइन करके देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम फिजिकल ज्योग्राफी अलग देख रहे हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी हम अलग देख रहे हैं। इन्होंने भी वही कहा कि हमें सिंथेसिस उसमें देखना चाहिए कि चाहे वो आपका अर्थ सरफेस हो या ह्यूमन सोसाइटीज हो, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटीज आर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ सरफेस। हम कहीं पर घर बना रहे होते हैं तो पेड़ पौधे हम ही काट रहे होते हैं। सो सिंथेसिस इनकी डेफिनेशन में कीवर्ड था। Question number 3, who defined human geography as study of changing relationship between unresting man and unstable earth? तो ये किसने बताया था अपनी डेफिनेशन में कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, जो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, लगातार डेवलपमेंट की होड़ में है, डेवलपमेंट करे जा रहा है, एंड अनस्टेबल अर्थ, जो कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका रिजल्ट दे रही है आपका फ्लड्स में, ड्राउट्स में, और जो दूसरी तरह की कैलेमिटीज होती हैं। तो आपको बताना है किस ज्योग्राफर ने ये बात कही थी। योर ऑप्शंस आर ए पॉल विडाल डी लाब्लाश, बी रैडजिल, सी सैंपल, या डी ग्रिफिथ टेलर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सैंपल। ठीक है। और इनकी डेफिनेशन में डायनामिज्म, डायनामिज्म का मतलब होता है कि चेंज, लाइक डायनामिक पैटर्न कहते हैं ना कि हम इट्स वेरी डायनामिक, कि मतलब बहुत ज्यादा चेंज के साथ। तो जो ह्यूमन बीइंग्स और अनस्टेबल अर्थ का रिलेशनशिप है, इट इज आई मीन चेंजिंग रिलेशनशिप। कि पहले एक ऐसा वक्त हुआ करता था कि जब ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे से नेचर के साथ रहते थे, फिर ऐसा वक्त आया कि ह्यूमंस ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो ये चेंजिंग रिलेशनशिप की बात करती हैं आपकी एलएनसी सैंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ज्योग्राफर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको बताने किस ज्योग्राफर ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो नया कंसेप्शन, नया कंसेप्ट देती है ऑफ इंटर रिलेशनशिप, की कैसे अर्थ और ह्यूमन बीइंग्स इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर ए रैडजिल, बी सैंपल, सी टॉलमी, या डी पॉल विडाल डी लाब्लाश। तो सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और ध्यान रखिएगा, इनकी डेफिनेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी? आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंस, बी ब्रदरहुड, सी टेक्नोलॉजी, या डी इक्वालिटी। तो आपको बताना है कि कौन सा इंडिकेट करता है कल्चरल डेवलपमेंट एक सोसाइटी का। सो इट इज सी टेक्नोलॉजी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी तभी डेवलप हुई जब ह्यूमन बीइंग्स ने आपका नेचर के लॉस के ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा। लाइक आपका जो एरोडायनेमिक्स की स्टडी जब करी कि कैसे एरोडायनेमिक्स चलता है, उससे फास्टर प्लेन्स बनाए जाने लगे।
और जो डीएनए की स्टडीज थी उससे हमने डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन हो गया आपका या दूसरी चीजें, वो सब मेडिसिन हमने बनाई। ठीक है, तो नेचर के जो लॉज हैं उनकी जब हमने समझा उनको कि कैसे एक तरह से मतलब फिजिक्स वगैरह जो भी थी ये चीजें उन सबको समझा, तभी हमने एक तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करी। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी टर्म्ड एज। सो जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, जब ह्यूमन बींग्स बहुत स्टार्टिंग में ही थे, जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगी थी और नेचर की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, तो उस टाइम पे जो इंटरेक्शन होता था दोनों का, उसको हम कहते थे आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, उस स्टेज में ह्यूमंस जो थे नेचर से डरा करते थे, लाइक कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन ना हो जाए, और नेचर की पूजा भी करा करते थे। यानी अगर आप लोगों का हिस्ट्री है क्लास 12th में, तो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो, तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हड़प्पन्स जो थे वो नेचर की वर्शिप किया करते थे। ठीक है, तो इससे हमारा पॉइंट यहाँ पर जस्टिफाई भी होता है कि एक स्टेज ऐसी भी थी जब वी यूज टू वर्शिप नेचर। ठीक है, बट अब तो ऐसा नहीं है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इट्स इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ह्यूमंस आर नेचुरलाइज्ड। एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ह्यूमंस नेचुरलाइज्ड होते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर मोर टूवर्ड्स नेचर। ठीक है, तो ह्यूमंस आर नेचुरलाइज्ड, ह्यूमन नेचर को बहुत कुछ मानते हैं। और बाद में जब पॉसिबिलिज्म की स्टेज आती है, तो ह्यूमंस आर मेकिंग नेचर ह्यूमनाइज्ड। अपने पूरा कंट्रोल कर लिया नेचर ने। एक समय ऐसा था जब नेचर कंट्रोल कर रहा है, फिर पॉसिबिलिज्म में ह्यूमंस ने क्या करा, जो आज के दिन भी हो रहा है, कि हम नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हम नेचर के लॉस के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7। Question number 7, dash loosens the shackles of environment on human beings. Your options are A growth, B development, C technology या D population। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी। तो देखो इस क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी जो है, आपको सिंपल से एक बात बताऊं तो लोग आजकल बहुत जगह ऐसी जगह है जो मतलब ड्रॉट प्रोन एरियाज हों या फिर आपके फ्लड प्रोन एरियाज जहाँ पर फ्लड आने की बहुत ज्यादा संभावना है, अर्थक्वेक ज्यादा आता हो, तो लोग वहां पर भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं नेचर के लॉस के अगेंस्ट जाके। लाइक नेचर वहां पे परमिट नहीं कर रहा है, बट आप फिर भी बना रहे हो टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो नेचर की एक तरह से, जो नेचर बंधा हुआ है ना आपके फ्लड आने में, अर्थक्वेक आने में, तो वो जो नेचर बंधा हुआ है आप पे कैलामिटीज लाने में, उसकी जो बेड़ियां हैं, शेकल्स मींस इट्स सिंपल बेड़ियां या जंजीर आप कहें, तो उन जंजीरों को कमजोर कर रहा है, और इन्वायरमेंट ह्यूमंस को ये कैलामिटीज वगैरह देकर इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ही वो रीजन है। और एक और चीज, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी, हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हैं। इट्स टेक्नोलॉजी। भाई कोई चांद पे जा रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेचर से जितना हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म एक वो स्टेट होती है, लाइक एक आपने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा जिसमें हम नेचर की वर्शिप किया करते थे एंड हम नेचर से डरा करते थे, बट पॉसिबिलिज्म में हमने नेचर पर पूरा कंट्रोल पा लिया, नेचर के लॉज को समझ लिया, और फिर हम नेचर को ह्यूमनाइज करने लगे, हम नेचर को अपना जैसा बनाने लगे, अपने हाथ में लेने लगे। हमने कहा हम नेचर को कंट्रोल करेंगे, तो दिस इज पॉसिबिलिज्म। तो आपको बताना है कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू फ्रीडम, B imprints of human activities are everywhere, C humanization of nature, और D all of the above। तो करेक्ट आंसर आपका D। और ध्यान रखिएगा इन पॉसिबिलिज्म नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड, जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से ह्यूमंस नेचर को कंट्रोल करने पे इसमें ज्यादा तुले हुए होते हैं। Question number 9, the middle path between two ideas of environmental determinism and possibilism is termed as। आपके ऑप्शन हैं A Taylor's path, B neo determinism, C stop and go determinism, या D both B and C। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी both B and C। और इसमें मैं एक और चीज बताऊं तो इसे ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसे आप एक ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने इसे न्यू डिटर्मिनिज्म टर्म किया, और इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक सिग्नल पर आप हो, ठीक है, तो सबने सबको पता होगा ट्रैफिक सिग्नल का कि जब रेड लाइट होती है तो स्टॉप होता है। तो नेचर कहीं पर आपको रेड लाइट दे रहा है कि आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप वहां पर रुक जाओ, आप फर्दर आगे मत बढ़ो। कि अगर नेचर सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, डेवलपमेंट नहीं करना है, तो यू शुड नॉट डू दैट। पर अगर नेचर आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो आप कर सकते हो, बट विद इन द लिमिट्स। तो डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि नेचर को हार्म ना हो। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। हमें मध्यम मार्ग पे चलना है। लाइक आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाला जो था, वो आपका ह्यूमन डिटर्मिनिज्म यानी जो आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, उसमें ये कंडीशन हुआ करती थी। और एब्सोल्यूट फ्रीडम, बिल्कुल ह्यूमन फ्री हो गए, हम नेचर को कंट्रोल करेंगे काइंड ऑफ, तो ये पॉसिबिलिज्म में हुआ। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि देखो कहीं जरूरत नहीं है,
जरूरत ये नहीं है कि आप ना तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी का सिचुएशन रखो कि आप बिल्कुल ही नेचर की पूजा करने लग जाओ, काइंड ऑफ बिल्कुल डेवलपमेंट ना करो, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंट चाहिए, बट ऐसे भी डेवलपमेंट मत कर दो कि आप नेचर पर ही हावी हो जा रहे हो। तो यू शुड फॉलो द मध्यम मार्ग, ये ग्रिफिथ टेलर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्री रन अटेम्प्टेड टू टेक बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज रिजल्टेड इन। तो जो फ्री रन एक तरह से कि यार हम तो वी आर एवरीथिंग, हम वी विल कंट्रोल द नेचर, जो फ्री रन था जो डेवलप्ड इकोनॉमीज ने करा, उससे क्या हुआ? योर ऑप्शंस आर ए एफोरेस्टेशन, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या डी बी एंड सी बोथ। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। तो देखो जो जितनी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज आप देखते हो ना, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, या दूसरे कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, वो सबसे ज्यादा एक तरह से कार्बन एमिटर होती हैं। आपने कभी आप कोई इंडेक्स वगैरह न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कंपैरेटिवली उतना पॉल्यूशन नहीं करती हैं, बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है बहुत ज्यादा, इवन शंघाई आपका जो है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, मतलब उसकी एयर क्वालिटी भी खराब है और बहुत सारी दूसरी चीजें। तो नेचर को जितना आप डेवलपमेंट कर रहे हो उससे क्या हो रहा है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और इनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका डेवलप्ड इकोनॉमीज का ही होता है, कि चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो। Question number 11. Which one of the following is not a source of geographical information? Your options are A. Traveler's account, B. Old map, C. Sample of rock material from the moon, या D. Ancient epics. तो geographical source जो नहीं है वो है आपका rock material का source from the moon. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन एज। तो आपको बताना है जो सोशल वेलबींग का थॉट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड बी वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, ध्यान रखिएगा। और इसे ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है, और उसके बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। Question number 13. Which school of thought laid emphasis on lived experiences, perception of space by social categories based on ethnicity, race, and religion? So, is this your A. Behavioral school of thought, B. Humanist school of thought, C. Welfare school of thought, या D. Radical school of thought? तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन 14 है विच पीरियड प्रोवाइडेड इम्पेटस टू फर्दर एक्सप्लोरेशन। इम्पेटस आप सिंपल समझ सकते हो, इनकरेजमेंट की जाओ जाके खोज करो टाइप। सो योर ऑप्शंस आर ए कॉलोनियल पीरियड, बी 1970s, सी 1990s, या डी 1930s थ्रू इंटर वॉर पीरियड। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है कॉलोनियल पीरियड, कि लाइक जब नई नई कॉलोनीज बनना शुरू की, लाइक पोर्टुगीज हो, आपके स्पेनिश हो, डच हो, ब्रिटिश हो, सबने नई नई एक्सप्लोरेशन करना शुरू की, नए नए रीजन्स में जाना शुरू किया कि हमें कहाँ से कौन सा रिसोर्स मिल सकता है, ठीक है। तो जो कॉलोनियल पीरियड था उसने एक तरह से बूस्ट किया एक्सप्लोरेशंस को। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। तो आपको वो ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले जिसका डेवलपमेंट हुआ वो फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में जिसका डेवलपमेंट हुआ, तो पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है इसमें, लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड रीजनल अप्रोच, थर्ड एरियल डिफरेंशिएशन, या फोर्थ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो देखो सबसे पहले आई आपकी सेकंड रीजनल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आपका आया थर्ड एरियल डिफरेंशिएशन, देन केम योर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद लास्ट में आया आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और ध्यान रखिएगा जो आपका टेबल है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में बना हुआ, वो उसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जिसमें ये सब चीजें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल अप्रोच, उन सब के बारे में लिखा है। आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे उस टेबल पे। 16 पे आते हैं। दिस अप्रोच वाज मार्क्ड बाय डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एरिया वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपको बताना ये कौन सी अप्रोच में हुआ कि नई नई जगह की डिस्कवरी हुई, एक्सप्लोरेशन हुए, और इंसाइट और डिस्क्रिप्शन लिखा जाने लगा, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल आपका साउथ अमेरिका में गया तो उसने लिखा कि यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो डिस्क्रिप्शन दिया जाने लगा। तो कौन सी अप्रोच में ये था? सो दिस वाज एन आपका ऑप्शन डी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, की नई नई जगह आप जाने लगे, ट्रेवलर्स जो थे वो गए, उन्होंने देखा कि यहाँ क्या रिसोर्स है, कैसा है पूरा, मतलब पूरा माहौल एक तरह से नोट किया उन्होंने। तो दिस वाज आपका ऑप्शन डी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच। एंड ये आपका अर्ली कॉलोनियल पीरियड में था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब आपको पीरियड भी पता होना चाहिए, अप्रोच भी पता होनी चाहिए, और क्या फीचर था उसका ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 पर आते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी। तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने आपका मार्क्सियन थ्योरी लगाया? इट वाज बेसिकली अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉज ऑफ डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी, मतलब समाज में पोवर्टी क्यों है, तो इसलिए मार्क्सियन थ्योरी किस आपके स्कूल ने अप्लाई करी? तो ये था आपका ऑप्शन सी, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। और ठीक है, तो इट वाज अप्लाइड, इसमें एम्प्लॉय मार्क्सियन थॉट थ्योरी इसलिए की गई ताकि हम एक्सप्लेन करें कि पोवर्टी, डेप्रिवेशन, जितनी ये चीजें हैं, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, कि कोई अमीर है कोई गरीब है, इसको समझा जा सके। तो मार्क्सियन थ्योरी आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में अप्लाई की गई थी।
18 पर आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहला कि ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस दे अकर ओवर। सेकंड, ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम्स हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। थर्ड, इट डेवलप्स क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स। फोर्थ, सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफन ओवरलैप। तो देखो देखो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो 18 का आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। Coming to 19, this age was marked by use of computers and sophisticated statistical tools. Law of physics were often applied to map and analyze. आपको बताना है ये कौन से अप्रोच में था। ठीक है, तो ऑप्शन ए रीजनल एनालिसिस, बी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, सी एरियल डिफरेंशिएशन या डी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पीरियड की मैं बात करूं तो ये था आपका 1950 से लेकर 1990s के बीच में। पीरियड जरूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन पीरियड पे ही बन सकता है। ठीक है, 20 पे आते हैं, फोकस ऑन यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। कि किसी भी रीजन की यूनिकनेस की यहाँ मतलब कौन सी चीज अलग, सबसे मतलब डिस्टिंक्ट चीज क्या है, तो ये चीज कौन से अप्रोच में आपके फोकस हुई, मतलब किस अप्रोच का फीचर है। योर ऑप्शंस आर ए पोस्ट मॉडर्निज्म, बी एरियल डिफरेंशिएशन, सी रीजनल एनालिसिस या डी इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक थॉट। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एरियल डिफरेंशिएशन। कि एरिया को आपने डिफरेंशिएट किया। कि फॉर एग्जाम्पल आपको साउथ अफ्रीका में आपको गोल्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, आपने लिखा कि इस साउथ अफ्रीका की जो यूनिकनेस है वो है कि यहाँ गोल्ड बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है। और आपने इंडिया का लिखा कि यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के जो रीजन्स की यूनिकनेस पहचानी लोगों ने, इट वाज इन आपका बी एरियल डिफरेंशिएशन, कि आपने एरियाज को डिफरेंशिएट किया। और ये आपका डेवलप हुआ 1930 से लेकर इंटर वॉर पीरियड, आपका मेनली जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर था 1939 टू 45, 1930 से आपका 1940 के बीच में ये चला। Question number 21. In which period of the broad stages of human geography elaborate description of all aspects of region was undertaken? तो आपको बताना है कि किस पीरियड में जो एक तरह से हर एक रीजन का एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन होता है कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ कौन से मेटल मिलते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब क्या क्या चीजें, ये सब चीजें जो थी इसका डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है ऑप्शन सी, लेटर कॉलोनियल पीरियड में। और ये था आपका रीजनल एनालिसिस का समय, कि जब आप हर रीजन में जा रहे थे और एनालाइज कर रहे थे यहाँ का वेदर कैसा है, सॉइल कैसी, क्लाइमेट कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, Question number 22. Emergence of three new schools of thought made human geography more relevant to socio-political reality in the period. तो सिंपली आपको बताना है कि जो तीन नए स्कूल्स ऑफ थॉट थे, नेमली रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये किस पीरियड में डेवलप हुए। ठीक है, तो योर ऑप्शंस आर ए 70s 1970s, बी 1980s, सी 1930s थ्रू इंटरवॉर पीरियड या डी 1990s। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1970s। और देखो देयर वाज डिसकंटेंटमेंट विद क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड इट्स डीह्यूमनाइज्ड मैनर। तो देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या था ना, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक बना रहा था ज्योग्राफी को। वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किए जा रहे थे कि मतलब पॉपुलेशन किसी रीजन की इतनी है, इतना बर्थ रेट है, इतना डेथ रेट, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा देख रहा था, दूसरी चीजें नहीं देख रहा था। कि क्या नाम कहते हैं आपका किसी भी एरिया की सोशियोलॉजी कैसी है, कि किस तरह के यहाँ पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, तो इन चीजों पे ध्यान ना देके वो बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव बना दिया था कि स्टैटिस्टिक्स से हम देख रहे हैं। ठीक, स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल, बट आप हर टाइम स्टैटिस्टिक्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपको कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर नहीं बताता है। ठीक है, तो इससे इसलिए ज्योग्राफर्स में डिसकंटेनमेंट था कि यार क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बिल्कुल स्टैटिस्टिक बना दिया आपने, आप देख रहे हो, आप दूसरी चीजों को समझ ही नहीं रहे हो। तो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी भी एक तरह से इसमें जोड़ा गया कि आप दूसरी चीजें भी सोचो, आप पॉवर्टी देखो, आप क्या नाम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी देखो। स्टैटिस्टिक में ये नहीं देखा जा रहा था, उसमें केवल एक नंबर का वो हो रहा था कि ज्योग्राफी ऐसा है वैसा है। तो इसलिए डिसकंटेनमेंट भी था, इसलिए तीन नए स्कूल्स ऑफ थॉट भी इमर्ज हुए, और ये बात है आपकी 1970s की। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। Question number 23. The grand generalization and applicability of universal theories to explain human conditions were questioned in which of the following approach? ठीक है, तो एक तरह से यूनिवर्सल थ्योरीज है, मतलब जैसे किसी ने एक यूनिवर्सल थ्योरी बना दी, तो उन्हें ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने लग गए लोग, कि मतलब इस तरह से हाँ इसने थ्योरी दी है याली तो यूनिवर्सल ही होगी, ये हर जगह फॉलो होती होगी। तो इसे क्वेश्चन किस अप्रोच में किया गया। ऑप्शन ए रीजनल एनालिसिस, बी पोस्ट मॉडर्निज्म, सी एरियल डिफरेंशिएशन या डी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस वाज इन ऑप्शन बी पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये था आपका 1990s का पीरियड। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको पीरियड को अप्रोच के साथ मैच करना है। तो देखो फर्स्ट है आपका पीरियड अर्ली कॉलोनियल पीरियड आपका दिया है, और अर्ली कॉलोनियल पीरियड में जो अप्रोच थी इट वाज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कि हमें नए नए एरियाज को खोजना है और उनको डिस्क्राइब करना है ताकि हम कॉलोनाइज कर सके, सिंपल सी बात। लेट 1950s टू लेट 1960s की बात करूं तो दिस वाज द पीरियड ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। और लेटर कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो दिस वाज आपका रीजनल एनालिसिस, कि हर एक रीजन को एनालाइज किया जाने लगा, सब कुछ उसके बारे में पता लगाया जाने लगा, ठीक है। और 1930 से लेकर इंटरवॉर पीरियड तक की हम बात करें तो दिस वाज योर एरियल डिफरेंशिएशन, कि आप हर अलग अलग एरियाज को उसकी जो पॉजिटिव्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स, उसके बेसिस पे आप कौन सा खास कौन सी जगह है, मतलब यूनिकनेस क्या है, तो उस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे थे। तो आपकी की आंसर की है फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Question number 25 on your screens. In subfields of human geography, what do we study in gender geography? तो आपकी एनसीईआरटी में एक और टेबल है जो इसी के पीछे बना हुआ है, उससे मैंने क्वेश्चन लिया लास्ट पेज पर, कि ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स में जेंडर ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ाई करते हैं। जेंडर ज्योग्राफी एक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सिस्टर डिसिप्लिन आप कह सकते हो। तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, तो देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्योंकि डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कौन सा अप्रोच नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, एरियल डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन वाली अप्रोच डिस्कस की। जो आपका गलत ऑप्शन है, यानी जो इसमें पूछा गया था, इट इज बी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। Question number 27. Electoral and military geography are subfields of option A urban geography, B economic geography, C political geography या D social geography। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ध्यान रखिएगा, ये सबफील्ड्स वाला टेबल भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, हालांकि मैंने इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को दे दिए हैं। तो अब हम लास्ट स्लाइड में चलते हैं। तो गाइस ये थे हमारे क्वेश्चन, टोटल 27 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे, और ये फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन हैं। और मैं कहूंगा आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करके देखना यार, आपको ही लॉस होगा उससे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना के दिए, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन मैं बनाते रहूंगा। आपको क्या करना है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा गाइस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आप अपने पास इकट्ठा करके मत रखो, औरों को भी दो। मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, मतलब जो अगले महीने से ही आपके टर्म वन एग्जामिनेशन है, तो इसके मद्देनजर आपको ये शेयर करना चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताओ अपना स्कोर, आपने 27 में से कितने क्वेश्चन सही करे, आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के चले गए, नीचे कमेंट करके बताओ कितना आपने स्कोर किया, देखते हैं 27 आउट ऑफ 27 कौन लाता है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के लिए, थैंक यू।